तो देखिए इसके अंदर, तो ये जो कल की क्लास थी वो नेटवर्क के कारण, प्रॉब्लम के कारण सही नहीं हो पाई थी, तो मैंने ऑफलाइन उसका वीडियो डाल दिया था। तो मैं इसके अंदर जो आगे की तरफ है आप लोगों को आज वापिस से बता रहा हूँ कि जो ये कल की जो थ्योरी थी उसके बारे में यार रिवीजन करेंगे, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो ये ट्यूब है जिसका एक सिरा कैथोड और दूसरा सिरा किसका होता है, एनोड का। इस कैथोड के सिरे के ऊपर बाहर से क्या डाली जाती है, प्रकाश की किरणें डाली जाती है। प्रकाश की किरणें डालने के पश्चात किस वोल्टेज के ऊपर इस कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है तथा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाते हैं, एनोड के सिरे के ऊपर जाते हैं। तो जिस वोल्टेज के ऊपर यहाँ पे करंट उत्पन्न होती है उस वोल्टेज का एक तो मान ज्ञात करते हैं जो कि इस वोल्ट मीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। दूसरा इसी के सिरे के ऊपर जो करंट उत्सर्जित हुई है उस करंट का मान किससे, माइक्रो अमीटर की सहायता से ज्ञात किया जाता है। और नीचे जो है इसके अंदर एक क्या लगा हुआ होता है, विभव डिवाइडर, आप बोल सकते हो वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ होता है, जिसकी सहायता से यहाँ पे वोल्टेज को इस सर्किट के अंदर क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये तो जो थी ये क्या थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो प्रैक्टिकली स्ट्रक्चर थी या फिर जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो इस प्रकार से था, जिसके अंदर किसी भी म्यू फ्रीक्वेंसी की आप किरण को क्या करते हो, कैथोड के ऊपर या फिर ये कह सकते हो इमिटिंग प्लेट के ऊपर, उत्सर्जक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करते हो। तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, इस किरण में से जो भी फोटोन है, जिस आवर्ती का जो फोटोन है उसको अवशोषित कर अपने में से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाते हैं, संग्रहित प्लेट की तरफ जाते हैं। तो उस वजह से इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण करंट का प्रवाह होता है। तो ये जो करंट उत्पन्न होती है वो प्रकाश की किरणों के अंदर उपस्थित फोटोन के अवशोषण के कारण उत्पन्न होती है। तो इस वजह से इस करंट को कैसी करंट बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तथा ये जो प्रभाव होता है उसको कौन सा प्रभाव बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो इसका प्रैक्टिकल डायग्राम है इसके आधार के ऊपर कुछ जो रिजल्ट थे वो रिजल्ट आप लोगों को 7 से 8 रिजल्ट आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन रिजल्ट को अगर क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स इन दोनों के अंदर देखें, अगर वो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरिया इस प्रैक्टिकल के अंदर जो रिजल्ट निकले उनको फॉलो करती है, तब तो वो थ्योरी क्या होगी, सक्सेस होगी या सफल थ्योरी होगी, नहीं तो फिर वो थ्योरी क्या हो जाएगी, असफल हो जाएगी। तो हमें वो 8 रिजल्ट जो होंगे उन्हीं 8 रिजल्ट के आधार के ऊपर ये पता चलता है कि क्लासिकल थ्योरी का फेल होने का क्या कारण है और क्वांटम थ्योरी के सक्सेस होने का या सफल होने का क्या कारण है। सबसे पहला जो इसका रिजल्ट था इस थ्योरी का, वो पहला रिजल्ट था कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रकाश की तीव्रता के। या फिर हम ये कह सकते हैं आईपी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर के रूप में भी ले सकते हैं, जहां पे ये किसको प्रदर्शित करता है, आयाम को या फिर एम्पलीट्यूड को। जो तीव्रता जो होती है वो हमेशा आयाम के क्या होती है, स्क्वायर के समानुपाती होती है। इस वजह से अगर हम तीव्रता की जगह पे आयाम का स्क्वायर लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी, तीव्रता से मतलब ये होता है कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो प्रकाश की तीव्रता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फोटोन की संख्या के ऊपर। और फोटोन की ऊर्जा ई जो होती है वो क्या होती है, एच म्यू के बराबर। तो उस प्रकाश की तीव्रता का फ्रीक्वेंसी से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो हमेशा फिक्स रहेगी, क्योंकि जो फोटोन है उसकी संख्या अगर बढ़ेगी तो उसकी तीव्रता प्रकाश की बढ़ जाएगी। अगर मान लो कि स्टार्ट के अंदर किसी भी प्रकाश की किरण के अंदर, स्टार्ट में किसी भी प्रकाश की किरण के अंदर मान लो कि 10 फोटोन है और बाद में जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही है तो तीव्रता बढ़ेगी, तो उस कंडीशन में आप ये समझ लेना कि उसके अंदर फोटोन की संख्या बढ़ रही है। तो जब तीव्रता बढ़ रही है, फोटोन की संख्या बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में मान लो कि मैंने ये कोई भी एक पदार्थ है जिसके अंदर अलग अलग ऊर्जा लेवल है और उनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो मैं अगर मान लो कि उस पदार्थ के ऊपर क्या करूं, प्रकाश की किरण को आपतित करूंगा,
तो अगर उसकी तीव्रता बढ़ेगी तो उस कंडीशन में इसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ जाएगी। जब निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो उस कंडीशन के अंदर प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश के कारण अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो उस प्रकाश के कारण करंट भी बढ़ रही है। तो करंट बढ़ रही है तो वो करंट कौन सी है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो तीव्रता बढ़ने के साथ में कौन सी करंट भी बढ़ जाएगी? फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इस वजह से यहाँ पे क्या लिखा है? आईपी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर या फिर प्रकाश की तीव्रता। इसका ग्राफ जो है वो किस प्रकार से प्राप्त होगा? वो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में इस प्रकार से आईपी के रूप में। ये जो है इसका प्रैक्टिकल का सबसे पहला रिजल्ट है। ठीक है ना? तो आप लोगों को जो इसका पहला रिजल्ट मिलता है इस एक्सपेरिमेंट का वो ये है कि जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है उसका कारण क्या होगा? प्रकाश की तीव्रता। इसका जो सेकंड रिजल्ट है वो यह रिजल्ट निकलता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो हमेशा एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब कोई भी पदार्थ है, इसके अंदर मान लो कि ये कोई पदार्थ है जिसके अंदर अलग अलग ऊर्जा लेवल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस ऊर्जा लेवल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसके बराबर की एनर्जी या उससे थोड़ी सी अधिक ऊर्जा की अधिक ऊर्जा की आवृत्ति की प्रकाश की किरण जब इस ऊर्जा लेवल के ऊपर इंसिडेंट होगी या इस पदार्थ के ऊपर इंसिडेंट होगी तो उस कंडीशन के अंदर ही इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? उस पदार्थ से बाहर निकल सकता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव है, प्रभाव जो होता है वो क्या होता है? एक न्यूनतम आवर्ती म्यू नॉट की प्रकाश की किरण से अधिक आवर्ती के ऊपर से अधिक आवर्ती की किरण पर क्या होता है? संभव होता है। किरण या तरंग पर संभव होता है जिसका अलग अलग मान। और इसी जो ये न्यूनतम आवर्ती जो होती है जिस आवर्ती के ऊपर या इससे अधिक आवर्ती के ऊपर ये प्रकाश विद्युत प्रभाव जो संभव होता है उस न्यूनतम आवर्ती को क्या बोलते हैं? उस न्यूनतम आवर्ती को देहली आवर्ती कहते हैं। मतलब अगर कोई भी प्रकाश की किरण है जिसके पास में इस म्यू नॉट के बराबर की आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति की अगर कोई भी प्रकाश की किरण नहीं होगी तो उस कंडीशन में कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट संभव नहीं हो पाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को संभव कराना है या उस प्रभाव को देखना है किसी भी धातु के अंदर तो हमेशा किस आवृत्ति की? म्यू नॉट आवृत्ति या फिर इससे अधिक आवृत्ति की प्रकाश की किरण को हमको क्या करना पड़ेगा? किसी भी पदार्थ के ऊपर इंसिडेंट करना पड़ेगा। तब वो क्या करेगा? उस आवर्ती किरण को अगर ग्रहण करेगा तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलेगी? बंधन से मुक्त होने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी और अतिरिक्त ऊर्जा मिलने पे वो क्या होंगे? इस पदार्थ में से बाहर निकलेंगे और उस वजह से क्या होगा? इस पदार्थ के अंदर या फिर इस सर्किट के अंदर क्या हो जाएगा? जो आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताया उसमें करंट का प्रवाह होता है। और ये जो दहली आवर्ती जो मैंने बताया आपको डेफिनेशन, इस दहली आवर्ती का मान भी जो होता है वो क्या होता है? का मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग होता है। किसी धातु के लिए इसका मान 50 हर्ट्ज हो जाए, किसी के लिए 60 हर्ट्ज भी हो सकता है। मतलब ये फिक्स वैल्यू नहीं है। किस प्रकार का धातु है, कौन सा धातु है, उस धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बंधन के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, तो उस ऊर्जा के आधार के ऊपर ही हम क्या कह सकते हैं कि उस पदार्थ की आवृत्ति का मान भी अलग अलग होता है। तो यही तो दहली आवर्ती वही तो बताई, वह आवर्ती जिस आवर्ती के ऊपर यहाँ क्या किया जा सके? किसी भी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित किया जा सके, मतलब वह न्यूनतम आवर्ती। हाईएस्ट दहली ऊर्जा को
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर ये दहली आवर्ती वह आवर्ती होती है जिसके ऊपर क्या है किसी भी यह आवर्ती का वह न्यूनतम मान होता है जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन या फिर आप कह सकते हो उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सके। तो उस आवर्ती को हम कौन सी आवर्ती बोलते हैं, दहली आवर्ती। मैंने यहाँ पे वही तो डेफिनेशन लगी है, जिस आवर्ती के ऊपर हम किसी भी पदार्थ में से उसके बाह्यतम कोशों में से क्या कर सके, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सके, उस आवर्ती को कौन सी आवर्ती बोलेंगे, दहली आवर्ती बोलेंगे, जिसको हमने म्यू नॉट के रूप में प्रदर्शित बोला है। मुकेश समझ में आ गई दहली आवर्ती की परिभाषा? ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अंदर थ्रेशोल्ड एनर्जी की फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, और अलग अलग धातुओं के लिए इसका मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि सभी पदार्थों के अंदर जो अलग अलग धातु है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बंधित होते हैं उनकी जो ऊर्जा जो होती है, इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा, उसका मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। उस वजह से ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी जो होती है अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होती है। तीसरा पॉइंट जो है इसके अंदर रिजल्ट का, थर्ड पॉइंट जो है इसके अंदर वो है निरोधी विभव, या फिर आप इसके बोल सकते हो पोटेंशियल बैरियर भी बोल सकते हो, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कह सकते हो। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? थ्रेशोल्ड को हिंदी में दहली कहते हैं। ठीक है ना मुकेश स्वरूप, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है? थ्रेशोल्ड को हिंदी में दहली कहते थे, ठीक है ना, दहली फ्रीक्वेंसी या फिर दहली आवर्ती कह सकते हो आप उसको। ठीक है, तो आप देखो निरोधी विभव जिसे कि इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो मुकेश तेरे को समझ में आ जाएगा, तू धीरे धीरे टेंशन मत ले, तेरे को आराम से आएगा। तो ये जो निरोधी विभव जो होता है वो क्या होता है, तो ये जो निरोधी विभव होता है आपको मालूम हो तो एक आपने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया है उसमें क्या है, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के पश्चात ही क्या है उसमें से कोई करंट उत्पन्न होगी। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि निरोधी विभव एक ऐसा विभव होता है जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो, शून्य होता है। उसे कौन सा विभव बोलेंगे, निरोधी विभव बोलेंगे। इसे किससे, V नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है जो निरोधी विभव है वो उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ये एक ऐसा विभव होता है क्योंकि आपको मालूम है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव है, उसके अंदर प्रकाश विद्युत धारा के कारण जो इफेक्ट पड़ता है उसी को प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। तो वह पोटेंशियल जब तक क्या हो इस सर्किट के अंदर क्या ना उत्पन्न हो सके, विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है। जिस बिंदु के ऊपर विद्युत धारा का मान शून्य से बढ़ता है उस बिंदु जहां तक विद्युत धारा आई पी का मान जिस बिंदु तक जीरो होता है, लास्ट में कहां तक आईपी का मान, किस पोटेंशियल तक आईपी का मान जीरो है, उस जीरो जिस जीरो करंट के ऊपर जो वी जीरो की जो भी वैल्यू होगी उसी वैल्यू को हम कौन सा विभव बोलेंगे, निरोधी विभव। जहां तक जिस विभव तक पोटेंशियल या फिर आप बोल सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान शून्य होता है, जिस पोटेंशियल तक, उस पोटेंशियल को कौन सा विभव बोला जाता है, निरोधी विभव बोला जाता है। जिस समय धारा का मान शून्य से बढ़ जाएगा
या जिस पोटेंशियल के ऊपर धारा का मान शून्य से बढ़ जाता है या शून्य से कुछ अतिरिक्त वैल्यू प्राप्त हो जाती है, उस समय वो पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल कहलाएगा? निरोधी विभव। आप ये बोल सकते हो या तो करंट का मान शून्य हो या तो शून्य से जिस समय उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जिस पोटेंशियल के ऊपर वैल्यू शून्य से आगे की तरफ बढ़ जाती है, उस पोटेंशियल को भी हम कौन सा पोटेंशियल बोल सकते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। यस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कट ऑफ पोटेंशियल। मतलब जिस जगह पे करंट का मान शून्य है या करंट जहां से आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो रही है, जीरो से आगे की तरफ बढ़ेगी, वो वाला पोटेंशियल होगा ये। ठीक है ना? तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो कौन सा पोटेंशियल होगा? जिस समय पे करंट का मान शून्य हो, या फिर इसको हम कट ऑफ पोटेंशियल भी बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर, आप लोग ये भी कह सकते हो इसके अंदर। और दूसरी चीज ये कि ये पोटेंशियल जो होता है वो क्या है? प्रकाश की निश्चित आवृत्ति पर उसकी आवृत्ति पर प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कभी भी प्रकाश की तीव्रता पे या फिर आप बोल सकते हो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। वो हमेशा डिपेंड करेगा तो ओनली फॉर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होगा? उस प्रभाव या उस धातु के अंदर क्या होगा या फिर उस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होगी? करंट उत्सर्जित होती है। तो इस वजह से इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि निरोधी विभव जो होता है वो कभी भी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? वो कभी भी प्रकाश की तीव्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, स्टॉप द करंट इन सर्किट बोल सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि सर्किट के अंदर जब तक करंट उत्सर्जित नहीं होती है या जिस पोटेंशियल के ऊपर करंट का मान शून्य होता है, उस समय भी उस पोटेंशियल को हम विरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल कह सकते हैं। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, ये तीव्रता के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि तीव्रता के ऊपर डिपेंड न करने का कारण ये है कि जिस फ्रिक्वेंसी कि अपन ने फोटोन या ऊर्जा फ्रीक्वेंसी की हमने प्रकाश की किरण हमने डाली है, उसकी तीव्रता तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? आवर्ती के ऊपर। जब आवर्ती निश्चित है तो तीव्रता कब बढ़ेगी? जब फोटोन की संख्या बढ़ेगी। लेकिन करंट तो है वो तो क्या है? एक फोटोन की आवर्ती के ऊपर डिपेंड करती है। जब फोटोन की आवर्ती इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा से बंधित है उसके बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन में उसमें से उस पदार्थ में से क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने से क्या होते हैं? उस सर्किट के अंदर या फिर उस धातु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने की वजह से करंट का प्रवाह होगा। तो तीव्रता की डिपेंडेंसी नहीं होती, होती किसकी डिपेंडेंसी? निरोधी विभव के ऊपर आवर्ती की डिपेंडेंसी होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट या फिर इसके अंदर जो आवर्ती में और निरोधी विभव के अंदर वी नोट तथा फ्रीक्वेंसी म्यू में जो रिलेशन जो होता है वो क्या होता है? वो होता है ए म्यू प्लस बी के रूप में होता है। ठीक है ना? जो फ्रीक्वेंसी और निरोधी विभव है, किसी भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है जिसमें आप अलग अलग धातु का यूज कर रहे हो, उसके अंदर जो निरोधी विभव या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल तथा जो प्रकाश किरण आप आपतित कर रहे हो, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? वी नॉट बराबर ए म्यू प्लस बी के रूप में होता है। तो यहाँ पे जो ये ए तथा बी जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है? यह पदार्थ पे निर्भर नहीं करता। ये क्या नहीं करेगा? यह पदार्थ के ऊपर ये जो होगा वो क्या नहीं करेगा? पदार्थ पर निर्भर नहीं करेगा। पदार्थ बोलो या पदार्थ की प्रकृति पर। परंतु बी जो है वो क्या करता है? पदार्थ की प्रकृति या धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो ये जो है
पता चल जाएगा इसके अंदर, क्योंकि उसके जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, वो जो तो करंट का पूछ रहे हो आप लोग, वो अभी तक पॉइंट इसके अंदर रिजल्ट्स के अंदर नहीं आया, तो वो रिजल्ट वाला वो पॉइंट भी आएगा तो मैं हाथों हाथ बता दूंगा कि करंट किस प्रकार से जो है वो तीव्रता के ऊपर डिपेंड करेगी, तीव्रता बढ़ेगी तब उसका मान बढ़ेगा या घटेगा, वो भी पता चल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी तथा स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ए म्यू प्लस बी के रूप में होता है। तो अगर हम अलग अलग पदार्थ के लिए, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम वगैरह कुछ भी ले लो, अलग अलग पदार्थ है, उनके लिए अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल तथा फ्रीक्वेंसी, दहली ऊर्जा बोलो या फिर फ्रीक्वेंसी बोलो के लिए अगर हम ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ कैसे प्राप्त होगा, वो भी इस इक्वेशन के आधार के ऊपर मिलेगा। सॉरी, जो अलग अलग पदार्थ होंगे, जैसे मान लो आपने कैल्शियम ले लिया, एक सोडियम ले लिया, तो इन अलग अलग पदार्थों के लिए जो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ भी होता है वो क्या होता है, अलग अलग प्राप्त होता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि इनके अंदर से, इन कैल्शियम तथा सोडियम में से अगर हमें इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करना है, या फिर आप ये कह सकते हो इन दोनों पदार्थों में का यूज करके अगर हम किसी फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव को प्रदर्शित करें और उनमें से करंट को उत्सर्जित करना है, तो उस कंडीशन के अंदर आप लोग देखोगे इन दोनों पदार्थों के अंदर पोटेंशियल तथा फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ भी अलग अलग प्राप्त हो रहा है, और इन दोनों की जो दहली ऊर्जा या फिर ये बोल सकते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। दूसरा यहाँ पे देखोगे तो ये ग्राफ जो है वो मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका मूल बिंदु से स्टार्ट न होने का कारण, आप एक इक्वेशन पढ़ते हो y बराबर mx प्लस सी के रूप में। जब y बराबर mx प्लस सी के रूप में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है तो वो कभी भी मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि सॉरी, क्योंकि x के जीरो होने पर भी y का मान जीरो नहीं होता। इस वजह से ये इक्वेशन जो है ये मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं होती, और ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन लगभग एक दूसरे के समान है, बस यहाँ पर इन दोनों के निर्देशांक जो अलग अलग है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल तथा फ्रीक्वेंसी है, उन दोनों के बीच में जो ग्राफ है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है, और अलग अलग पदार्थों के लिए ग्राफ भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है ना। तो ये आप लोगों के जो ये फ्रीक्वेंसी तथा पोटेंशियल है उसके बीच में क्या है, एक ग्राफ प्राप्त होता है जो कि इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन के रूप में होगा। अगला जो इसके अंदर पॉइंट है, रिजल्ट के रूप में, वो यह है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1/2 mv² मैक्सिमम, क्योंकि मास तो कभी भी गतिज ऊर्जा के अंदर परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, 1/2 mv² मैक्सिमम। यहाँ पे जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा किसके ऊपर, उसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। वेलोसिटी अगर अधिकतम होगी तो उस कंडीशन में उसकी गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होती है। तो यहाँ पे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है वो किसके ऊपर, आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करती है। ना कि
प्रकाश की तीव्रता पर, मतलब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कोई भी पदार्थ जो है, मान लो कि उसके अंदर अलग अलग ऊर्जा स्तर है, तो उसमें उस पदार्थ की जो गतिज ऊर्जा है उस पदार्थ के अंदर से जब हमने प्रकाश की किरण आपतित की किसी फ्रीक्वेंसी की, तो जब उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा वो हमेशा पदार्थ के ऊपर डिपेंड या उसकी आवर्ती के ऊपर डिपेंड इसलिए करेगी क्योंकि एक तो जितनी उसके पास बंधन ऊर्जा थी या जो उस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसकी बंधन ऊर्जा थी, उस बंधन ऊर्जा के बराबर फ्रीक्वेंसी का तो यूज उसने इसके अंदर कर लिया, लेकिन अब उसको यहाँ से गति करनी है तो वो अतिरिक्त फ्रीक्वेंसी अगर इस प्रकाश की किरण के पास है तभी वो इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या कर पाएगा, गति कर पाता है। तो ये तीव्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंडेंसी जो होगी वो हमेशा किसके ऊपर होगी, प्रकाश की फ्रीक्वेंसी के ऊपर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो वो ऊर्जा के आधार के ऊपर ही कर सकता है या ऊर्जा के कारण ही गति कर सकता है, और ऊर्जा जो होती है वो E बराबर एच म्यू के से निकाली जाती है। जब फ्रीक्वेंसी अधिक है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास में क्या हो जाएगी, ऊर्जा भी अतिरिक्त मिलेगी फोटोन के द्वारा, जब ऊर्जा अतिरिक्त मिलेगी तो उस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। दूसरी चीज इसके अंदर जो छठा पॉइंट है, और तीव्रता आप लोगों को मालूम है फोटोन की संख्या के ऊपर डिपेंड होती है, तो फ्रीक्वेंसी और तीव्रता में अंतर होता है, इस वजह से यहाँ पे बताया है कि इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गति ऊर्जा है वो आवर्ती के ऊपर डिपेंड करती है। छठा पॉइंट है इसके अंदर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वह आपतित प्रकाश की तीव्रता आई पर निर्भर करती है, न कि आवर्ती पर। अब इस लाइन का मतलब ये है कि आवर्ती तो चाहिए चाहिए, परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी या कम होगी वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, तीव्रता के अंदर। तीव्रता से मतलब किसी भी प्रकाश की किरण जो कि क्या है धातु के ऊपर इंसिडेंट हो रही है या फिर आपतित हो रही है, उसमें जितने अधिक फोटोन होंगे उसमें से उतने उस धातु में से उतने क्या होंगे, अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। जब तीव्रता अधिक होगी, फोटोन की संख्या अधिक होगी तो अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर उस पदार्थ की फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली किसके, इलेक्ट्रॉन की संख्या के प्रोपोर्शनल होती है, जितने अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उतनी अधिक फोटो इलेक्ट्रिक करंट उत्सर्जित होती है। तो इस पॉइंट में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रकाश की तीव्रता के। जब ये प्रकाश की तीव्रता के प्रोपोर्शनल है तो उस कंडीशन के अंदर IPE भी क्या हो जाएगी, प्रकाश की तीव्रता के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो अगर हम क्या करें, फोटो इलेक्ट्रिक करंट तथा किसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट तथा एक निश्चित पोटेंशियल के बीच में एक ग्राफ खींचेंगे अलग अलग तीव्रता के ऊपर, वो ग्राफ कैसे बनता है वो इधर देखिए इसके अंदर। अब हमने क्या किया, इसमें अब आप क्या करोगे, कोई भी पदार्थ ले लिया आपने, कोई भी पदार्थ लिया और उसके ऊपर आपने क्या किया, एक निश्चित आवर्ती
फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की आपने क्या की, उस पदार्थ के या उस धातु के ऊपर आपने क्या की, एक प्रकाश की किरण को इंसिडेंट किया। तो आपको मालूम है कि फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की अगर आपने प्रकाश की किरण को एक सेम धातु के ऊपर, एक ही धातु के ऊपर आपने आपतित किया है, तो उस कंडीशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी या फिर आप बोल सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो फिक्स होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान तो V नॉट फिक्स हो गया। अब आप क्या करो, उसी धातु के ऊपर अलग अलग फ्रीक्वेंसी I1, I2, I3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी की अगर आप क्या करते हो, उसके ऊपर क्या कर रहे हो, उस धातु के ऊपर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की या अलग अलग तीव्रता की अगर आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर किरणों को अगर उस धातु के ऊपर, जैसे कि मान लो कि ये मैंने धातु लिया, इसके ऊपर आप क्या करो, अलग अलग तीव्रता की I3, I2, I1 के आपने अगर इसके अंदर क्या की, किरण को इंसिडेंट किया, तो उस कंडीशन के अंदर इसमें से क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, अलग अलग प्राप्त होगी। मतलब बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन की, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, जिसकी तीव्रता कम है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, कम होगी उत्सर्जित होने की, और जिसकी तीव्रता अधिक है उसमें से अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। इसका कारण ये है कि जो तीव्रता अधिक है उसमें फोटोन की संख्या अधिक होगी, तीव्रता कम है तो उसमें फोटोन की संख्या कम होगी। तो यहाँ पे देखो I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1 लिखा है, तो इसमें आप लोगों को मालूम होगी I3 का मान अधिक होगा I2 से और I1 से। तो यहाँ पे I3 के ऊपर आप देखोगे तो ये पोटेंशियल या फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, उसका मान अधिक क्यों प्राप्त हो रहा है, इसका कारण ये है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो अधिक इसलिए प्राप्त हो रही है क्योंकि इस I3 इंटेंसिटी वाली प्रकाश की किरण के अंदर फोटोन की संख्या अधिक है। फोटोन की संख्या अधिक होने के कारण इस किरण के अंदर यह किरण जो इस तीव्रता की किरण होगी वो उस धातु में से अधिक इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगी। जब वो अधिक इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगी तो उस कंडीशन के अंदर उस धातु में फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान भी अधिक होगा। अगर मैं इससे कम फ्रीक्वेंसी की करंट, इससे कम इंटेंसिटी की किसी भी प्रकाश की किरण को क्या करूं, उस धातु के ऊपर इंसिडेंट करूं, तो उस कंडीशन के अंदर उसमें से क्या होगा, थोड़ी सी I3 से कम मात्रा में करंट उत्सर्जित होगी क्योंकि उसमें फोटोन की संख्या I3 की तुलना में कम है और I1 में उन दोनों से ही कम है। तो उस वजह से आप देखोगे तो अलग अलग तीव्रता के ऊपर जो IPE है या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसका मान भी क्या होता है, अलग अलग प्राप्त होता है। वो जो डिपेंडेंसी है वो तीव्रता की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, फोटोन के ऊपर, और फोटोन की संख्या अधिक होगी तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन अधिक होगा और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन अधिक होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान भी अधिक होता है। तो ये जो है, ये ग्राफ जो है वो किसके अंदर, तीव्रता तथा IPE में भी संबंध को प्रदर्शित करता है। साथ में किस पोटेंशियल के ऊपर, एक फिक्स स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर, क्योंकि अगर आपने धातु सेम रखा है तो सेम धातु के लिए हमेशा पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान हमेशा नियत रहेगा, वो कभी भी बदलता नहीं है। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ स्वरूप, अब इस पॉइंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो बता दे स्वरूप, फटाफट, 1 मिनट बचा है, 1 पॉइंट और बचा है अभी इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर आगे की जब देखेंगे हम, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है उसके अंदर अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा जो पोटेंशियल के अंदर रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में अधिकतम गतिज ऊर्जा 1/2 mv² मैक्सिमम जो होती है वो किसके बराबर होती है, EV0 के बराबर होती है। ये हम लोगों को इसके अंदर फॉर्मूले को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी। ये इसका प्रैक्टिकली रिजल्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया है जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है वो हमेशा किसके, EV0 के बराबर होती है, ठीक है ना। ये आप लोगों को इसके अंदर एक ध्यान रखना है। और इसका लास्ट पॉइंट है जो वो है नो टाइम लैग, समय पक्षता नहीं होती है। नो टाइम लाइन से मतलब कि इसका मतलब ये है कि किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जब हम प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं तो हाथों हाथ जब आपने प्रकाश की किरण आपतित की उसी समय उसमें से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी टाइम लैग नहीं होता, मतलब आपतित किरण इंसिडेंट हुई